इस क्लास में हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एरोमेटिक का मतलब है जिसमें खुशबू हो, एरोमा मीन्स स्मेल, ठीक है। तो जो बनाया था इसी 3 चैप्टर का है, फुल सिलेबस टेस्ट बनवाया था पिछले साल के उसमें। अच्छा बता तो ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन्स, ज़्यादातर जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्योंकि वो पेट्रोलियम से निकल करके आते हैं इसलिए वो बेंजीन बेस्ड होते हैं, उनको हम बेंजेनॉइड बोलते हैं, ठीक है। जिन्हें बेंजीन रिंग और उसमें तमाम तरह के सब्स्टिट्यूशन होंगे। लेकिन ऐसे भी कंपाउंड हो सकते हैं जिसमें बेंजीन रिंग ना हो, किसी और वजह रिंग की वजह से एरोमेटिसिटी हो, उनको नॉन बेंजेनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने पीछे जैसे दिया था ना, पिरिडीन दे दिया था, पिरिडीन में नाइट्रोजन बीच में लगी हुई थी और वो नॉन बेंजेनॉइड था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो एग्जांपल दिया उसमें बेंजीन, टॉल्यूइन, नेफ्थलीन और बाइफिनाइल दी, जो कि सब में बेंजीन रिंग की है, यानी कि 6 मेंबर की कार्बन रिंग जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो इनके साथ समस्या क्या है कि इनका जो आइसोमेरिज्म है उसमें काफ़ी हद तक कॉमन नेम कैरी किया गया है, ठीक है। तो जैसे ये कंपाउंड है टॉल्यूइन, इसका नाम मिथाइल बेंजीन हो सकता है, ठीक है। बेंजीन के लिए बेंजीन और साइड में मिथाइल, लेकिन टॉल्यूइन भी कॉमनली यूज होता है, ठीक है। ऐसे ही जो 2 मिथाइल लग गया तो उसका नाम जाइलीन है, ठीक है। तो जाइलीन में जैसे मैंने तुमको पहले बताया था, अगर दोनों कार्बन 1 और 2 पे लगे हैं मिथाइल, तो हम इसको 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन या ऑर्थोजाइलिन बोलेंगे। अगर 1,3 होते तो मेटाजाइलिन बोलते और 1,4 होते तो पैराजाइलिन बोलते, ठीक है। अगर 1,5 हो जाते तो 1,5 लिखना ही गलत है, क्योंकि 1,5 एक्चुअली 1,3 ही है और वो फिर से मेटा हो जाता है, 1,6 जो होता है 1,2 हो जाता है और फिर से, ठीक है। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर केकुले ने दिया था, चलो कोई बात नहीं, इनके बारे में ज़्यादा पढ़ने की बात है नहीं। जो उन्होंने लिखा है स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो केकुले के हिसाब से, अटक गया यार मेरा, केकुले के हिसाब से बेंजीन का स्ट्रक्चर जो था वो 6 मेंबर की रिंग थी जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड थे, ठीक है। अब केकुले की जिंदगी में समस्या कहाँ पे आई, उन्होंने कहा कि मान लो मेरे पास बेंजीन है और मैंने उसके 1,2 डाई ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन मत किया, यानी कि 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन बनाई, जो मैं बना सकता हूं। तो ये जो 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन है, इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस 1,2 बने, या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी कि या तो ऐसा हो सकता है कि एक यहां लगी हो सबसे ऊपर वाले पे और दूसरी ब्रोमीन लेफ्ट वाले कार्बन पे लगी हो, तो डबल बॉन्ड के क्रॉस हो गई दोनों ब्रोमीन। और एक हो सकता है सबसे ऊपर वाले पे लगी हो और एक राइट वाले पे लगी हो, तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट हो गई। तो केकुले के हिसाब से अगर केकुले का ये स्ट्रक्चर सही था तो 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन के 2 आइसोमर होने चाहिए थे, जिसमें दोनों ब्रोमीन डबल बॉन्ड के अबाउट हो या दोनों ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड के अबाउट हो। लेकिन वो जब भी एक्सपेरिमेंट करते थे, बनाते थे, तो एक ही तरह की 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन मिलती थी, उनमें कोई आइसोमेरिज्म मिलता नहीं था। आइसोमेरिज्म होगा तो प्रॉपर्टी में अंतर आएगा, कोई इस तरह का प्रॉपर्टी में अंतर मिलता नहीं था, ठीक है। तो वो समझ नहीं पा रहे थे ऐसा क्यों हुआ। बाद में पता चला कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रेजोनेंस होता है, तो जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, सारे बॉन्ड आइडेंटिकल हैं और 1.5 बॉन्ड ऑर्डर के, ठीक है ना। तो सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल हैं, उनकी बॉन्ड एनर्जी एक बराबर है, और जो बॉन्ड लेंथ है अभी कहीं इन्होंने कैलकुलेट करके बताई होगी, वो 139 पिकोमीटर के आसपास है, पता नहीं कहाँ पर है, किताब में कहाँ लिखा है, लेकिन जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है वो 139 पिकोमीटर के आसपास होती है। अब सिंगल बॉन्ड 154 होता था और डबल बॉन्ड 134 होता था, तो 139 की बॉन्ड लेंथ का मतलब है ना ये डबल बॉन्ड है ना ये सिंगल बॉन्ड है, बीच की कोई चीज़ है। तो ये इन्होंने इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर समझा दिया, ये लोग हम लोग बहुत पहले से अच्छे से जानते आए हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर मैं बेंजीन को 13.7 सी की तरह से दिखाना चाहूँ तो ये 6 कार्बन है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और इनके p ऑर्बिटल्स आपस में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बॉन्ड बना बना करके एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना दे रहे हैं, और 13.7 का जो d है ये वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल है, ठीक है। तो ये यहां पर देखो आ गया कि जो इसकी बॉन्ड लेंथ है वो 139 पिकोमीटर है, जो कि 154 और 133 के बीच में है।
अब दूसरी बात हमने कही कि किसी वजह से जो एरोमेटिसिटी है ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। हमने तुमको एक चीज बताई थी, हक्कल रूल, ठीक है ना, अभी 1 मिनट रुक करके आएगा। तो किसी वजह से एरोमेटिसिटी एक्स्ट्रा स्टेबल है क्योंकि 3 डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी ये नॉर्मल कंडीशन में आसानी से एरोमेटिसिटी होने की वजह से डबल बॉन्ड के रिएक्शन नहीं देता। यानी कि बेंजीन में एल्कलाइन KMnO4 डालोगे तो उसको डीकलराइज नहीं करेगी, ब्रोमीन वाटर डालोगे तो उसको डीकलराइज नहीं करेगी। तो अनसैचुरेशन है फिर भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो हक्कल रूल मैंने तुमको जैसे पहले बताया था कि हक्कल रूल तब अप्लाई होता है या एरोमेटिसिटी तब लगती है जब पहली बात तो हो कि प्लेनैरिटी हो। प्लेनैरिटी का मतलब सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कह रहे हैं कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन ऑन द रिंग हो, और तीसरी बात कह रहे हैं प्रेजेंस ऑफ 4n+2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी वजह से बेंजीन तो एरोमेटिक है ही है, लेकिन जो साइक्लोपेंटेन है उसमें अगर मैं 2 डबल बॉन्ड बना लूं अल्टरनेट, जिसको इन्होंने नाम बताया साइक्लोपेंटेन डाईईन, ठीक है, तो ये हमेशा कार्बोकैटायन बना लेता है, कार्बोकैनायन बना लेता है, कार्बोकैटायन नहीं बनाता। तो कार्बोनायन में क्या फायदा हो जाता है, ये जो लोन पेयर है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज हो करके p में चला जाता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और जो 2 बॉन्ड पेयर हैं डबल बॉन्ड वाले वो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो एरोमेटिसिटी हो जाती है। ऑन कॉन्ट्री साइक्लोहेप्टाट्राईन जो है वो आसानी से कार्बोकैटायन बना लेती है, क्योंकि वहां पे फिर क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है और उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो 3 जो डबल बॉन्ड हैं उनके 3 पाई पेयर जो हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और वो एरोमेटिसिटी शो कर देती है। अब इसी तरीके से बता रहे हैं जो नैप्थलीन है एक और एरोमेटिक कंपाउंड है, उसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रासीन, ये 3 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं, इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम एक्स्ट्रा स्टेबल है, ठीक है। अब प्रिपरेशन में इन्होंने कहा पहली बात तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेड हॉट आयरन ट्यूब में 843 या जो भी टेम्परेचर था उतने केल्विन पे अगर इथाइन को हीट करेंगे तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करके बेंजीन बना लेगी। दूसरा, जैसे हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे थे, तो ये कंपाउंड होता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का मतलब है बेंजीन रिंग पे COH ग्रुप लगा होता है, उसका सोडियम सॉल्ट होता है सोडियम बेंजोएट। पता नहीं तुमने कभी जिंदगी में नाम सुना हो, एक तरह का प्रिजर्वेटिव होता है, खाना प्रिजर्व करने के लिए डाला जाता है। तो जब सोडियम बेंजोएट का डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो वो COO ग्रुप निकल जाएगा और वहां पर बेंजीन बन जाएगी, ठीक है। तो Na2CO3 और बेंजीन बन जाएगी। ये दूसरा तरीका है। तीसरा ये तरीका है रिडक्शन ऑफ फेनॉल। तो हम लोग अब ये आगे के कंपाउंड पढ़ने लगे, फेनॉल के बारे में आगे चल करके अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे क्लास 12th में। फेनॉल क्या है, एक बेंजीन रिंग है जिसके ऊपर OH लगा हुआ है, तो जिंक के साथ जब इसको फेनॉल की वेपर्स पास करते हैं तो वो जिंक इसका ऑक्सीजन ले लेता है, इसको रिड्यूस कर देता है, तो जिंक ऑक्साइड बना लेता है और बेंजीन रिंग बन जाती है, ठीक। सिंपल 3 इनके रिएक्शंस हैं। ये कोई बोल रहा है, बोलो। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएं तो ऑब्वियसली जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। तो या तो ये कलरलेस लिक्विड है जैसे बेंजीन, या सॉलिड है जैसे नैप्थलीन, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा तो सॉलिड हो जाएंगे, और लो मॉलिक्यूलर मास में बेंजीन हुई, टॉल्यूइन हुई, जाइलीन हुई, ये सब लिक्विड होते हैं, ठीक है ना। इमिसिबल विद वाटर है, मिसिबल विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये तो हो गई। दे बर्न विद सूटी फ्लेम, इसको अंडरलाइन कर लो। सूटी मतलब हाँ इनकम, सूट मतलब होता है जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल है। तो जैसे हेक्सेन होगी ना तो उसके पास 6 कार्बन पे 14 हाइड्रोजन है, तो हीट जो प्रोड्यूस होगी वो कंप्लीट कंबस्शन के लिए ले जाएगी। हाइड्रोजन वाटर बनाएगा और साथ में हीट प्रोड्यूस करेगा, उसे कंप्लीट कंबस्शन कर देगा। यहाँ पे जो कि कार्बन बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन कम है, इसलिए जब कंबस्शन करते हैं तो कार्बन पूरा पूरा जलता नहीं है,
तो वो रोशनी नीले रंग की, जैसे हमारे घर में एलपीजी जलाएंगे तो नीले रंग की रोशनी है, लेकिन जैसे लकड़ी जलाओगे तो पीले रंग की लाइट होती है, क्योंकि उसमें इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है। तो ऐसे ये भी इनकम्प्लीट कंबस्शन वजह से सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। हाँ बोलो। तो ये वही कार्बन ब्लैक वाला है ना? वहां जो कार्बन ब्लैक था वहां पे हम लोग अपनी तरफ से ऑक्सीजन की सप्लाई कम करके कार्बन ब्लैक पैदा कर रहे थे। यहां पर अगर हम लोग नॉर्मल एयर में जलाएंगे तो भी क्या कहते हैं, सूटी फ्लेम होगी, ठीक है, और कंबस्शन अच्छे से नहीं होगा। अब यार इनका जो रिएक्शन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने तुमको पहले भी बताया था, ये हम लोग मैकेनिज्म पढ़ रहे थे कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है कोई पॉजिटिव चार्ज चीज या कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज इसके पास आएगी, और क्योंकि इसके पास 3-3 डबल बॉन्ड है तो बेंजीन रिंग बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ठीक है, तो इसके पास इलेक्ट्रोफाइल आएंगे और बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा करके पॉजिटिव चार्ज चीज आकर के लग जाएगी और H+ हट जाएगा, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा जनरल रिएक्शन की बात करें तो E+ आया और बेंजीन के ऊपर E लग गई और H+ निकल गया, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इसका मैकेनिज्म हम लोग ऑलरेडी काफी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं जब मैकेनिज्म वाली क्लास में कर रहे थे, फिर से एक बार करके बताते हैं। तो इन्होंने फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट जो एग्जाम्पल के लिए केस ले लिया वो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का ले लिया। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन मैंने बताया था HNO3 और H2SO4 को यूज करके किया जाता है। तो H2SO4 चूंकि ज्यादा अच्छा एसिड है, ये HNO3 से एक OH- खींच लेता है और बदले में NO2+ बन जाता है, ठीक है। और वो NO2+ आकर के, अभी मैकेनिज्म आई थिंक अगले पेज पे देंगे इसलिए थोड़ा रुक जाते हैं, वो NO2+ आकर के बेंजीन के H+ को डिस्प्लेस कर देगा और बेंजीन पे NO2 लग जाएगा, नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। अभी आगे चल करके इसका मैकेनिज्म है किताब में बताते हैं। इसी तरीके से हैलोजिनेशन कराने के लिए मान लो मुझे क्लोरीन लगानी है तो मैं क्लोरीन को AlCl3 के साथ यूज करूंगा, ठीक है। अब AlCl3 की क्या खास बात है, ये लेविस एसिड है, ठीक। तो AlCl3 की प्रेजेंस में क्लोरीन Cl+ और AlCl4- में टूट जाती है, यानी कि एल्यूमिनियम एक क्लोरीन का क्लोराइड आयन ले लेता है और बदले में Cl+ जनरेट कर देता है। वो Cl+ जाएगा और H+ को डिस्प्लेस कर देगा तो क्लोरीन लग जाएगी, ठीक है। H2SO4 में से जो SO3 ग्रुप है, फ्यूमिंग H2SO4 का मतलब एक्चुअली ओलियम है, H2SO4 में एक्सेस ऑफ SO3 है। तो SO3 अपने आप में ही इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि उसमें जो S के ऊपर 3-3 ऑक्सीजन लगे हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अभी बना देते हैं। तो सल्फोनेशन में क्या होगा, S≡O, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेटेड O, ये कोऑर्डिनेटेड O, ये SO3 का स्ट्रक्चर है, ठीक। अब ये जो S≡O है और ये भी तीनों O की वजह से यहां पर पॉजिटिव चार्ज है सल्फर के ऊपर, ठीक। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये बेंजीन रिंग के, मान लो ये मेरी बेंजीन रिंग है, इसके इस कार्बन के पास जाएगा, कहेगा यार मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो सल्फर और कार्बन में बॉन्ड बन जाएंगे और यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो SO3- जुड़ जाएगा, लेकिन इस चक्कर में बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि जैसे हमने पहले बताया था पूरी रिंग पे डीलोकलाइज हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन कहेगा यार अब हमारे होते हुए कार्बन पॉजिटिव चार्ज रखे अच्छा नहीं लगता है, तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहां वापस दे देगा, तो फिर से यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और ये हाइड्रोजन H+ बन करके यहां लग जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, बेंजीन रिंग एज सच रही और इसके ऊपर SO3H लग गया, ठीक है, क्लियर। ये हो गई हमारी
सल्फर ट्राइऑक्साइड का एडिशन, ठीक है, इसको सल्फोनेशन बोलते हैं। फिर चौथा रिएक्शन में कहा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो इसमें एल्किल हैलाइड्स यूज करते हैं और फिर वही एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट की तरह से यूज करते हैं। तो क्या कर लेंगे, एल्किल हैलाइड का Cl माइनस ले लेंगे, मेरे पास CH3 प्लस बन जाएगा और CH3 प्लस जाकर के अटैक करेगा तो H प्लस को रिप्लेस कर देगा और बेंजीन रिंग पे CH3 जुड़ जाएगा, ठीक है, ये टॉल्यूइन बन गया। अगर तुमने मिथाइल क्लोराइड यूज किया, अगर इथाइल क्लोराइड यूज किया तो इथाइल बेंजीन बन गया, ठीक है। अब यहां पर ये सवाल देखो पूछना बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कह रहे हैं व्हाई डू वी गेट आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑन ट्रीटिंग बेंजीन विद 1 क्लोरोप्रोपेन। अब यहां पे पंगे फंसने लगे, 1 क्लोरोप्रोपेन लिया तो क्या करेगा, जब AlCl3 को Cl माइनस देगा तो वो पहले वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज देगा, यानी कि प्राइमरी प्रोपाइल ग्रुप बनाएगा, ठीक है ना। प्रोपाइल बना करके CH2 CH2 CH3 बनाएगा और पहले वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, जहां पे क्लोरीन था वहां पे प्लस चार्ज आएगा। लेकिन हमने पीछे पढ़ रखा था कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो है वो प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल है, तो जो सेकेंड वाला कार्बन है उससे एक हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, एक H माइनस पहले वाले कार्बन पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज सेकेंड कार्बन पे चला जाएगा। तो ढंग से 1 क्लोरोप्रोपेन को प्राइमरी कार्बोकैटायन बनना चाहिए था, लेकिन उस कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है, और सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन जाएगा बिकॉज सेकेंडरी इज मोर स्टेबल। इसलिए जब जाके बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन अटैक करेगा, इसलिए आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगी, एन प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनेगी। क्लियर। अब ऐसे ही एक रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो अभी हम लोग बहुत अच्छे से इन कंपाउंड का नाम तो नहीं जानते, लेकिन हम लोगों ने एसाइल हैलाइड्स का नाम सुना था, RCOCl, ठीक है। तो फिर RCOCl में जैसे उन्होंने एग्जांपल ले CH3COCl, तो फिर क्या हो जाएगा, AlCl3 को एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे, वो Cl माइनस ले लेगा, RCO प्लस ग्रुप आएगा जो कि COR जो जैसे यहाँ पे COCH3 लगा देगा और H प्लस को रिमूव कर देगा, ठीक है। तो यहां पर कीटोन बन जाएंगे, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल हमारे पास फॉर्मल क्लोराइड ना हो, जिस केस में एल्डिहाइड बनेगा, अदरवाइज कीटोन बन जाएंगे, ठीक। अब जैसे मैंने एसाइल क्लोराइड बनाया, वैसे ही एक दूसरी चीज होती है एसिटिक एनहाइड्राइड। बेसिकली एनहाइड्राइड भी वही सेम टाइप का रिएक्शन देंगे और वो भी एसाइलेशन कर देंगे, वहां पे भी COR ग्रुप आकर के लिख जाएगा। यहां तक कोई समस्या? अब ये कह रहे हैं कि इफ एक्सेस ऑफ रिएजेंट इज यूज्ड, फर्दर सब्स्टिट्यूशन में टेक प्लेस इन विच अदर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ बेंजीन रिंग में गेट आल्सो बी सक्सेसिवली रिप्लेस्ड। जब मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोफाइल आकर के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहा है, तो जरूरी तो है नहीं कि एक को रिप्लेस करें, तो दूसरे को, तीसरे को, चौथे को भी रिप्लेस कर सकता है। तो जैसे उन्होंने कहा कि बेंजीन को एनहाइड्रस AlCl3 के साथ डार्क में जब रिएक्ट कराते हैं तो 6 क्लोरीन अगर हो तो वो 6 के 6 कार्बन पे आकर के अटैच हो जाएंगे और मेरे पास हेक्साक्लोरोबेंजीन हो जाएगी, ठीक है। हेक्साक्लोरोबेंजीन क्या है, जैसे वो C6H6 था वैसे ये C6Cl6 हो गया, ठीक। अब जो बात मैं पहले क्लास में कर चुका हूं इसलिए बोर्ड पे आकर के बता नहीं रहा हूं, वो ये है मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको हम लोग SE से डिनोट करते हैं। S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन और E का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है ना। हम लोग जैसे SN1 SN2 ऐसी सब बातें बोल रहे थे ना, E1 E2, ऐसे SE का मतलब है सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इसके बेसिकली 3 स्टेप होंगे। पहला है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जब इलेक्ट्रोफाइल आके बेंजीन रिंग पे टकरा जाएगा, और फिर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में मैंने अभी पीछे सारे एग्जांपल बताए। इन्होंने देखो क्या किया, नीचे लिख रहे हैं, यहीं देख लेते हैं। जैसे क्लोरीन हो तो AlCl3 के साथ Cl प्लस दे देगी, CH3Cl हो, एल्किल ग्रुप क्लोराइड हो
तो CH3 प्लस दे देगा, और CH3COClO एसाइल हेलाइड हो तो CH3CO प्लस दे देगा। ये बात पीछे हो गई, ठीक है। तो ये कह रहे हैं Cl प्लस R प्लस या RCO प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देंगे, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, क्लोरीन है AlCl3 के साथ Cl प्लस और AlCl4 माइनस दे देगा। CH3Cl है तो CH3 प्लस और AlCl4 माइनस दे देगा। CH3COCl है तो CH3CO प्लस और AlCl4 माइनस दे देगा। ऐसे ही उन्होंने कहा कि अगर HNO3 है तो चूंकि H2SO4 ज़्यादा अच्छा एसिड है तो उसका OH माइनस लेकर के NO2 प्लस दे देगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इन द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन सल्फ्यूरिक एसिड सर्व्स एज एन एसिड एंड नाइट्रिक एसिड सर्व्स एज अ बेस, बिकॉज वो रिलेटिवली सल्फ्यूरिक एसिड से खराब एसिड है। अब चाहे वो NO2 प्लस हो, चाहे Cl प्लस हो, चाहे CH3 प्लस है, चाहे CH3CO प्लस हो, उन सबको मैंने E प्लस से डिनोट कर दिया। तो जैसे मैं डायग्राम बना रहा था वो E प्लस आएगा और कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो बॉन्ड कैसे बनेगा, जो C डबल बॉन्ड C है इसका डबल बॉन्ड E के पास चला जाएगा तो बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब जैसा मैंने मैकेनिज्म वाली क्लास में बताया था, ये पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग पे डीलोकलाइज्ड होगा। देखो बगल वाला जो डबल बॉन्ड था वो पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए आया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन गया, फिर उसके बगल वाला डबल बॉन्ड अगर पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने आया तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज बन गया। इस तरीके से मेरे पास एक तरह का ये इंटरमीडिएट बन जाएगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग तो नहीं कहना चाहिए, रिंग के 5 कार्बन पे लोकेटेड है। 5 में से भी 3 पे ही एक्चुअली लोकेटेड है, पर एक मतलब पार्ट ऑफ द रिंग कवर कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई, पूरा का पूरा जो कार्बन रिंग थी वो पूरी नहीं बन पा रही है, एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। तो ये इससे परेशान है, तो ये चाहता है कि वापस इसका एरोमेटिक स्ट्रक्चर बन जाए। तो जो अब Ce बॉन्ड बन गया है तो जो साइड में CH बॉन्ड है वो वापस रिंग के अंदर चला जाएगा, H प्लस अलग हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे क्या हो जाएगा, जो CH बॉन्ड है वो वापस रिंग पे चला जाएगा, H प्लस अलग हो जाएगा, इधर बेंजीन रिंग विद एन इलेक्ट्रोफाइल अलग हो जाएगी, और H प्लस AlCl4 माइनस के साथ या HSO4 माइनस के साथ जो भी उसका प्रोडक्ट था उसके बाद वापस से AlCl3 H2SO4 ही जनरेट कर लेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन के साथ, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इसके अलावा ये कभी कभी एडिशन रिएक्शन भी देती है। तो अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि एरोमेटिसिटी की वजह से एडिशन रिएक्शन सामान्य रूप से नहीं देती है, लेकिन अगर विगरस कंडीशंस यूज करें जैसे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, कैटलिस्ट वगैरह लगा करके, तो ये फिर एडिशन दे भी देगी। तो जैसे मैंने कहा बेंजीन को निकल और हीट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेट करें तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, और क्लोरीन के प्रेजेंस में अल्ट्रा, तो याद है पीछे इन्होंने डार्क लिखा था, तो क्लोरीन को अगर डार्क में जोड़ेंगे तो वो सब्स्टिट्यूशन दे देगा, और क्लोरीन को अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में ऐड करेंगे तो वो फ्री रेडिकल बना करके एडिशन रिएक्शन दे देगा। तो ये कंपाउंड बना लेता है C6H6Cl6, यानी कि क्लोरीन जुड़ गए लेकिन हाइड्रोजन हटे नहीं है, एडिशन रिएक्शन हो गया। इसका नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड में 6 क्लोरीन लगे हैं लेकिन रिंग में बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है एक्चुअली। वास्तव में इसका नाम साइक्लोहेक्सेन हेक्साक्लोराइड होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि बेंजीन से बनी इसलिए इसका नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। और जो पीछे वाला कंपाउंड था उसका नाम है हेक्साक्लोरोबेंजीन। तो आदमी को लगता है कि या तो दोनों एक ही चीज के नाम है, या कंफ्यूज हो जाता है कौन सा हेक्साक्लोरोबेंजीन है और कौन सा बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद रिएक्शन में आ गया कंबस्शन, तो इसमें कोई समस्या नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन जाएगा, ये ज्यादा परेशान नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये 13.5.6 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कहते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक। एक मिनट रुक जाओ। तो चूंकि मैं इसको बोर्ड पे बताना चाहता हूं तो उससे जरा सा पहले
ये कार्सियोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी के बारे में बता दें कि जो बेंजीन और उसके कंपाउंड हैं वो कार्सियोजेनिक होते हैं। कार्सियोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग। वन ऑफ द रीजन हम आज के समाज में कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वो ये है कि हम लोग पेट्रोल या डीजल जैसे फ्यूल यूज़ करते हैं जिनके जो ऑब्वियसली ज़्यादातर जल जाता है लेकिन एग्जॉस्ट में थोड़े बहुत अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल रह जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही छोटे नैनोमीटर साइज के वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल होते हैं और वो फिर जब अंदर जाते हैं तो लंग्स में जमा हो जाता है और कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये इनकी दिक्कत है, इनके बारे में पढ़ लेना, कोई बात नहीं है। हम लोग ये डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं इसलिए उसको हम लोग बोर्ड पे आके करेंगे। तो मैं ये वीडियो बंद कर रहा हूँ, उसको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। तो जब हम मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा रहे थे तो हमने डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस के बारे में भी थोड़ा एक अंदाजा दिया था। मैंने कहा था कि बेंजीन रिंग के ऊपर जब भी कोई ऐसा कंपाउंड होगा जिसके पास लोन पेयर हो, ठीक है, तो वो अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग को दे देता है जिसकी वजह से इस ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और फिर इसके ढेर सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे जो मैं बना नहीं रहा हूं, किताब में बने हुए हैं। बट अल्टीमेटली फिर क्या हो जाएगा, जब यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो नीचे चला जाएगा, ये यहां करके पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और फिर ये चीज यहां पे डबल बॉन्ड दे करके फिर इस वाले ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसी चीजें जो बेंजीन रिंग को रेजोनेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देती हैं वो ऑर्थो पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रिच बना लेती हैं। इसी के ऑपोजिट मैंने दूसरी बात ये बताई थी कि अगर यही बेंजीन रिंग है, इसके बगल में कुछ एक्स डबल बॉन्ड वाई या ट्रिपल बॉन्ड वाई जैसी चीज लगी हो, वेयर वाई इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वाई इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एक्स, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एक्स बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा और फिर जब ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा और फिर ये वाला बॉन्ड जब यहां आएगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये अपने हाथ से बना करके देखने की जरूरत है, अदरवाइज समझ नहीं आता कैसे बना रहा हूं। बट नेट क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जिनको हम लोग प्लस आर से डिनोट करते थे वो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं जिनको हम लोग माइनस आर से डिनोट करते थे, जिनमें रेजोनेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है, वो ऑर्थो पैरा ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन ही ढूंढता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो मेरे पास फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल क्या है, इसके पास लोन पेयर है यानी कि प्लस आर एस वाला ग्रुप है और इसका मैं अगर CH3Cl के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये CH3 ऑर्थो या पैरा पे आकर के लगेगा। ठीक है, अगर एक CH3 लगेगा तो ऑर्थो पैरा पे करीब करीब बराबर बराबर लगेगा और अगर 3 CH3 लगाएंगे तो ऑर्थो और पैरा दोनों कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे। मेटा पे जाकर के ऑलमोस्ट नहीं लगेगा, मतलब ऐसा होगा कि 2% मेटा होगा, अदरवाइज ऑलमोस्ट नहीं होगा। जबकि अगर यहां पर NO2 जैसा ग्रुप होता, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता जिसमें N डबल बॉन्ड ग्रुप है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज होते ऑर्थो पैरा पे। तो जब NO2 के ऊपर CH3Cl का अटैक कराता तो वो CH3 यहां मेटा पे आकर के लगता, वो ऑर्थो पैरा पे ना जाता। ये बेसिक सी बात हो, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1, इसको बोलते हैं डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब इसमें समस्या थोड़ी सी आ जाती है जब रिलेटिव, ये सवाल तो बहुत आसान था। अब जैसे मैं तुमसे पूछूं कि ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, और ये OH है, ठीक है,
और यहां पर Cl लगा दिया, ठीक है। तो OH के हिसाब से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा, तो अगला ग्रुप यहां आना चाहिए, पैरा तो ब्लॉक्ड है। और क्लोरीन के हिसाब, क्लोरीन का लोन पेयर है, तो इसके पास भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा, तो अगला ग्रुप ऑर्थो पे आना चाहिए, तो यहां आ जाए, ठीक है। तो झगड़ा होने लगा कि भैया ऑर्थो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हम लोग फिर एक थोड़ा सा और ज्यादा चीज डिटेल में देखने लगते हैं कि भाई क्लोरीन और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा अच्छा डोनर है ना। तो चूंकि OH ज्यादा है, तो पहली बात उसमें दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे नॉर्मली यहां पर ऑलमोस्ट अगर ये फिनॉल होता तो मेटा पे ऑलमोस्ट बिल्कुल भी इलेक्ट्रोफाइल आके नहीं लगता, यहां पे नंबर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन स्टिल क्योंकि फिनॉल फ्लोरो से ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसलिए यहां वाले पोजीशन पे झगड़ा हो गया, तो दोनों में जो ताकतवर है वो डायरेक्टली इंफ्लुएंस देगा, तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा, ठीक है। तो आइडियली ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, ठीक है, बिकॉज इसके चक्कर में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ये एक बात हो गई, ठीक। दूसरी बात हो गई, जैसे तुमको छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं, आगे चल करके पढ़ेंगे। जैसे हमको मान लो बेंजीन रिंग हो, ठीक है, और इसके ऊपर ब्रोमीन ऐड करानी हो, ठीक है, तो मुझे AlBr3 कैटलिस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के ब्रोमीन अटैक करेगी, वरना अटैक करेगी नहीं। अभी 12th क्लास में जाकर के फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे कि फिनॉल लगा दें तो ये इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग है कि कैटलिस्ट तो भूल जाओ, अगर सिंपली तुमने ब्रोमीन वाटर यूज कर लिया ना, तो ये तीनों पे जाकर के ब्रोमीन लगा देगा। मतलब जब हम लोग आगे फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे कि यहां पर ब्रोमीन वाटर की जगह ब्रोमीन को CH2 में डालते हैं ताकि ब्रोमीन टूटे ना। इसी वजह से वाटर क्योंकि पोलर सॉल्वेंट है, तो Br+Br- में आसानी से तोड़ देता है। CH2 जो कि ए पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए Br+Br में टूटता नहीं है, तो ब्रोमीन को CH2 में डालते हैं ताकि ट्राइब्रोम प्रोडक्ट ना बने, ठीक। तो इसका मतलब फिनॉल को कैटलिस्ट तो छोड़ दो, एक ब्रोमीन ऐड कराने के लिए रोकना पड़ रहा है कि भैया तुम मत लगाओ ब्रोमीन ज्यादा, ठीक है। तो हम इस चीज को कहते हैं, हम कहेंगे कि जो OH ग्रुप है ये एक्टिवेटिंग है। एक्टिवेटिंग का मतलब ये रिंग की एक्टिविटी या रिएक्टिविटी बढ़ा दे रहा है, जो कि स्वाभाविक सी बात है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो क्यों रहे थे, क्योंकि वो लोन पेयर की डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पे थे, तो भी तुम और इलेक्ट्रॉन डाल दोगे तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर OH की जगह पर NO2 लगा दूं तो फिर वो डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा, ठीक है। समस्या है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है, तो डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। तो अभी एक तो चीज क्या हुई, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, दूसरी मेटा डायरेक्टिंग जो कि रेजोनेंस इफेक्ट से है, दूसरा एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग। अब इसमें अक्सर लोग ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एक्टिवेटिंग हो गए और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप डीएक्टिवेटिंग होंगे, जो कि नहीं है, ठीक है। तो मैं 1 मिनट रुक करके बताता हूं। तो मैंने अपनी जो पूरा स्पेस है इसको एक 2x2 मैट्रिक्स में डिवाइड कर दिया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, और इधर एक्टिवेटिंग और इधर डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। मतलब यानी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो यहां भी होंगी, यहां भी होंगी। तो पहली बात तो ये है कि ऐसा दुनिया में कोई चीज नहीं है जो कि मेटा डायरेक्टिंग भी हो और एक्टिवेटिंग भी हो, ठीक है। तो मेटा डायरेक्टिंग में कोई झगड़ा नहीं है, जो मेटा डायरेक्टिंग चीजें होंगी वो हमेशा
डीएक्टिवेटिंग होंगी। अब मेटा डायरेक्टिंग में चीजें कौन सी होंगी, मैंने NO2 तो बता ही दिया था, ठीक है। उसके बाद C डबल बॉन्ड O के साथ तमाम तरह के ग्रुप्स, जैसे C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OCH3, C डबल बॉन्ड OCl, C डबल बॉन्ड OH। क्यों? क्योंकि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन लगा है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा है, ठीक है ना। और C ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं उसमें खाली हैलोजन, फ्लोरीन के बारे में बात नहीं करेंगे, हालांकि फ्लोरीन भी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होकर के भी डीएक्टिवेटिंग है। इसका कारण क्या है कि जो हैलोजन है ये प्लस R और माइनस I इफेक्ट शो करती हैं। प्लस R का मतलब रिजोनेंस से इलेक्ट्रॉन देती हैं लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे भी। और जब ये इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींच रही हैं तो जितना इन्होंने दिया था उससे ज्यादा खींच ले रही हैं। इसलिए हैलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने के बावजूद भी डीएक्टिवेटिंग है। इसके अलावा तमाम तरह की चीजें, तो जैसे O.Z, ठीक है ना, चाहे OH हो, चाहे OR हो, चाहे OCOR हो, तमाम तरीके, ऑक्सीजन लग गया ये एक्टिवेटिंग हो जाएगा। N.whatever, एमीन है, सब्स्टिट्यूटेड अमीन है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब यहां पर ये ध्यान देना, ये मेरा डबल बॉन्ड नहीं है। N डॉट के साथ दो चीजें जो है वो, जैसे NO2 नहीं लगाएंगे यहां पर, तो डबल बॉन्ड है ना, N डॉट के साथ दो सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ताकि रेजोनेंस ना हो पाए। तो ये खींच तो सकता नहीं है, इसके पास लोन पेयर तो डोनेट ही करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, ये मेन चीजें हो गई, ठीक है। ऑब्वियसली ऑक्सीजन की तरह सल्फर भी है, लेकिन हम लोग सल्फर पढ़ते नहीं है, इसलिए मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। ये तो होगी। इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मेरे इस लोन पेयर वाले कंसेप्ट पे बेस नहीं होती है, वो है R। R का मतलब है जैसे मिथाइल, ठीक है। तो मिथाइल के पास लोन पेयर नहीं है, लेकिन फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन कर लेगा, ठीक है। तो ये अपने CH बॉन्ड का बॉन्ड पेयर देने को तैयार बैठा है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, प्लस R इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। अब इसी पे परेशान करने वाले सवाल बना लेते हैं। परेशान करने वाले सवाल कौन से हो गए? जैसे कहेंगे, मान लो अगर टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं है, सॉरी टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन है, तो स्वाभाविक सी बात है भाई एल्किल ग्रुप का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट क्यों था? क्योंकि CH बॉन्ड अपना लोन पेयर दे रहे थे, सॉरी अपना बॉन्ड पेयर दे रहे थे। अब टर्शरी ब्यूटाइल में जब तूने सारे कार्बन के बॉन्ड कार्बन के साथ बना लिए और CC बॉन्ड तो आसानी से टूटेगा नहीं, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होगा। बल्कि इसका जस्ट ऑपोजिट देखें तो अगर तीनों Cl लगा दें तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन जैसा उल्टी चीज हो जाएगी। ये क्या करेगा? क्लोरीन दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच करके Cl माइनस बना लेगा, तो ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे हाइड्रोजन H+ बनाने में इंटरेस्टेड है, इसलिए CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन से लोन पेयर दे रहा है, ऐसे ही CCl3 हाइपर कॉन्जुगेशन से लोन पेयर ले लेगा, तो ये डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग ये चीज इस ग्रुप में चला जाएगा, ठीक। सो ब्रॉडली स्पीकिंग जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो डीएक्टिवेटिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन जनरल एक्टिवेटिंग है। हैलोजेंस खाली ऐसे हैं जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होकर के भी डीएक्टिवेटिंग। अब क्या है इनकी रिएक्टिविटी के सीरीज, जैसे मैंने कहा फिनॉल बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग है, ये हमें
यहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग आगे चल के फिनॉल पढ़ते हैं तो वहां देखोगे यार ये तो जबरदस्ती रिएक्शन किए पड़ा है, इसमें तरीके निकाले जा रहे हैं कि कैसे सब्स्टिट्यूशन रोका जाए, तो मैंने बताया ना CS2 इन ब्रोमीन यूज करके, ठीक है। ऐसे एनलीन में भी समस्या होती है, ब्रोमिनेशन करते हैं 3-3 ब्रोमीन लग जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं ग्रुप को ताकि 3 ब्रोमीन ना लगे। तो जो चीजें ऐसी हैं जिनमें जरूरत से ज्यादा रिएक्शन हो जा रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली वो ज्यादा एक्टिवेटिंग है और दूसरी वाली कम एक्टिवेटिंग है, धीरे धीरे बंद कर जाए, ठीक है। तो ये 13.5.6 में डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं। तो कह रहे हैं 2 टाइप ऑफ बिहेवियर होंगे, या तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के लिए देखो उन्होंने फिनॉल का एग्जांपल दिया कि ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो रिंग की तरफ जाएगा और रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इसलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि फिनॉल का जो OH ग्रुप है वो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है। ये कह रहे हैं हाउएवर इट मे बी नोटेड दैट -I इफेक्ट ऑफ द OH ग्रुप ऑल्सो ऑपरेट्स ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन क्या कर रहा है, तो बेसिकली क्योंकि OH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो रेजोनेंस से तो ऑर्थो और पैरा दोनों पे इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा है OH इंडक्टिव से, तो ऑर्थो से ज्यादा खींचेगा क्योंकि वो पास है और पैरा से कम खींचेगा। इसका मतलब जब रिएक्शन कराएंगे तो पैरा वाला प्रोडक्ट बनने की संभावना थोड़ी ज्यादा होगी और ऑर्थो वाला बनने की कम होगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा क्योंकि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन दे ज्यादा रहे हैं ले कम रहे हैं, इसलिए OH जैसे ग्रुप एक्टिवेटिंग कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टिविटी बढ़ा देते हैं। अब इन्होंने इसकी सीक्वेंस बता दी, तो OH सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग है, फिर एमीन, फिर सब्स्टिट्यूटेड एमीन, फिर सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स, फिर ईथर्स OCH3, फिर एल्किल ग्रुप्स वगैरह इसके बाद आ जाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं कह सकते जिन चीजों में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, नहीं भाई, ऑक्सीजन तो क्या कहते हैं ब्रोमीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डिफरेंस दूसरा तो कार्बन है। OH जो है वो ब्रोमीन और OH का ऑक्सीजन ब्रोमीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ब्रोमीन क्या कहते हैं डीएक्टिवेटिंग है और OH एक्टिवेटिंग है। अब उसका कारण ये है कि OH को चूंकि तो हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन मिल जा रहे हैं इसलिए रिंग से उतना नहीं ले रहा। तो ये तो बहुत चीजें हैं, नेट बात क्या है, हेलोजन ही ऐसी हैं जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होकर के भी डीएक्टिवेटिंग है, बात खत्म, ठीक है। तो उन्होंने कहा इन केस ऑफ एरिल हैलाइड हैलोजेंस आर मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग। तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डीएक्टिवेटिंग क्यों नहीं है, क्योंकि +R से इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो -I से ले तो रही हैं लेकिन +R से क्या कहते हैं दे भी रही हैं, तो दे आर मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, देयरफॉर दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट स्टिल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ठीक है। फिर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में इन्होंने कह दिया NO2 CN C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OR C डबल बॉन्ड OH, ये सारे हो गए। हाँ, ये मैंने नहीं बताया SO3H में भी क्या हो जाएगा, S के साथ डबल बॉन्ड O लग जाएगा, तो वही X डबल बॉन्ड Y वाला केस हो जाएगा। ये सारे ग्रुप्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देते हैं, इसलिए मेटा डायरेक्टिंग है और साथ ही साथ -I इफेक्ट भी शो करते हैं, क्योंकि सब में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप साथ में लगा हुआ है, ऑक्सीजन देखो खींच रही सब में इलेक्ट्रॉन, तो ये डीएक्टिवेटिंग होंगे। तो उन्होंने दिखा दिया किस तरीके से नाइट्रो इलेक्ट्रॉन खींच करके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज ले आता है, ठीक है, और इसलिए ये मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है। तो ये मेटा डायरेक्टिंग है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। चलो ठीक है, तो ये क्या है, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इज comparatively less than the meta position, hence the electrophile attacks on the comparatively electron rich meta position and result is a meta substitution, ठीक है। फिर कार्सिजेनिसिटी हमने पढ़ी ली, इसके साथ हम लोग एक चैप्टर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।